Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 मई 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्रोएशिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन में जो ये चार चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर अपने पॉन्ड में या कुएं में छोड़ दें तो वो मच्छरों को कंट्रोल कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए क्रैब, बी डॉग फिश, सी गैम्बूजिया फिश या फिर डी स्नेल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर, यानी हमारे न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे आप नोट्स बना सकते हो, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, उस आर्टिकल से संबंधित अगर कोई यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है तो वो क्या है, हर एक चीज़ दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे। तो फिलहाल के लिए जानते हैं आज अखबार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेज नंबर 1 पर सबसे पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। कल हमने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की थी और कल मैंने ये साफ साफ आपको बोला था कि भारत और ईरान के बीच में जो ये चाबार पोर्ट को लेकर 10 साल की डील हुई है, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा यूएस के सैंक्शन। कल का वीडियो सुनना, कल मैंने ये बात बोली थी और आज अखबार में फ्रंट पेज पर आप देख पाओगे तो अमेरिका ने ये वार्निंग दे ही दी है कि भाई जो ईरान के साथ में इंडिया डील कर रहा है ये सही नहीं है, इस पे यूएस एक्शन ले सकता है। तो यूएस का यहाँ पर आप देख पाओगे डबल साइडेड फेस क्या है, इसको काफ़ी डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। देन उसके बाद में आज के अखबार में ही पेज नंबर 3 पर एक और टॉपिक प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में डालेंगे। बात यह है कि जो हमारे इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे गए, इनका प्रॉपर इंटरव्यू हुआ। तो इसरो के आगे बड़े बड़े क्या प्लान्स होने वाले हैं, इंडिया स्पेस के सेक्टर में कितनी बड़ी बड़े अचीवमेंट्स करने वाला है, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। निसार सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है निसार सैटेलाइट, क्या है गगनयान मिशन, क्या है वीनस मिशन एंड क्या है चंद्रयान 4 मिशन। तो चंद्रयान 4 की भी तैयारी चल रही है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रिवील की हैं, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देन पेज नंबर 14 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाएगा। बात यह है नोबल विनिंग ऑथर जिनका नाम है एलिस मुनरो, जिनको कनाडाज चेकोव के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई है, साल थी मतलब लगभग 92 की एज यहाँ पर इनकी थी। अब मृत्यु के पीछे का जो रीज़न है वो है डिमेंशिया। अब थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पे समझेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में और जानेंगे यहाँ पर इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और इनको कौन कौन से प्राइज से अवार्ड किया गया है। तो ऐसे टॉपिक डायरेक्टली वन डे एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं, एग्जैक्टली नाम पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2 से 3 सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है, कैसे वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बाकी थंबनेल में आपने देख ही लिया है दोस्तों, वो भी कवर करना जरूरी है। एक बहुत ही विशालकाय व्हेल 100 साल बाद वापस से रिटर्न हो चुकी है अर्जेंटीना के पेटागोनिया कोस्ट के पास में। तो समझेंगे कि आखिरकार ये व्हेल यहाँ से डिसअपियर क्यों हुई और 100 साल बाद ये रिटर्न क्यों हुई, इसके पीछे का रीजन क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। देन आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 से 3 एडिटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट नजर आएंगे। जैसे ये वाला आप देख पाओगे एनएचआरसी के स्टेटस डिफेरल के बारे में, ये ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये वाला आर्टिकल, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे राइटर बात करते हैं जो यंग पीपल हैं, जो नौजवान लोग हैं आज के समय पर,
वो खत्म होते चले जा रहे हैं, अपनी जान को खत्म कर दे रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं ज़्यादातर केसेस में। कोटा के अंदर बहुत सारे केसेस नज़र आ रहे हैं। जब उनको दिखता है कि भाई आगे कोई रास्ता नहीं है, तो उसको लेकर क्या करना चाहिए और अभी के समय पर यह स्थिति कितनी गंभीर हो रही है, वो राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दूसरा एडिटोरियल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 राइटर हैं, इन्होंने मिलकर समझाया है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। कहोगे ट्यूबरक्लोसिस, ये तो बहुत बार डिस्कस किया है हमने, बहुत पढ़ा है डिटेल से। दोस्तों यहाँ पर केवल ट्यूबरक्लोसिस की बात नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस से तो इंसान लड़ रहे हैं, चैलेंजेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसको ट्रीट कर लिया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है और इससे संबंधित कितनी बड़ी चुनौती इंडिया के सामने खड़ी है, वो राइटर ने एक्सप्लेन की है, समझेंगे काफ़ी विस्तार से। और आज का आर्टिकल ऑफ द डे या कह लो एडिटोरियल ऑफ द डे, वो आपके स्क्रीन पर ये वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब कैसा कह रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि इसको स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग के बारे में। काफ़ी डिटेल से पूरी रिपोर्ट आई है, बताया है कि आखिरकार जो इंडिया है वो अपनी पब्लिक हेल्थ पर किस बेसिस पर एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, खर्चे कर रहा है, और यहाँ पे क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस है, बहुत डिटेल से कवर करेंगे। तो यह है आज का पूरा ओवरव्यू। अब होती है असली शुरुआत। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो एक जो सबसे बड़ी वेल है वो लगभग 100 साल पहले डिसअपियर हो गई थी, दिखाई नहीं पड़ी थी, 100 साल से दिखाई नहीं दी। अचानक से यहां पर यह वेल दिखाई दी है। इस वेल का नाम है दोस्तों सी वेल्स। आपको पता होगा वेल के अंदर में कई सारी स्पीशीज होती हैं, आपने वेल्स की कई सारी प्रजातियों के नाम सुने होंगे। ये वाली जो वेल है ये सी वेल है, ध्यान रखिएगा। सी की स्पेलिंग है SEI। तो ये जो सी वेल है दोस्तों, ये जानी जाती है अपने मैसिव साइज के लिए, बहुत बड़े साइज की होती है। इनका कलर ब्लू और ग्रे कलर का देखने को मिलेगा, जैसा आप स्क्रीन पर फोटोज में नजर आ रहा होगा। हर 2 से 3 साल में ब्रीड करती हैं, इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही है। तो काफ़ी डिटेल से कवर करना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ये सी वेल्स होती क्या हैं। ये सी वेल्स जानी जाती हैं दोस्तों अपने बड़े साइज के लिए, और जितने भी वेल्स की स्पीशीज हैं उनमें से एक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशी के अंदर में इसको कवर किया जाता है। जो सबसे बड़ी साइज की वेल्स होती है ना, उनमें यहां पर ये वाली प्रजाति आती है। समझ गए? अब दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंजर्वेशन स्टेटस। कई बार एग्जामिनेशन में आपको पता है ना, IUCN स्टेटस पूछ लिया जाता है, या साइट्स में इसके यहां पर डेटा पूछ लिया जाता है। तो IUCN के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये सी वेल को अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि इसकी प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर हमने इसको प्रोटेक्शन नहीं दी और ये पॉपुलेशन लगातार और ख़त्म होती चली गई, तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में चले जाएगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पर दोस्तों ये कह सकते हो कि एक्सटिंक्ट हो सकती है, प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। समझ गए? तो IUCN क्या है इसका? एंडेंजर्ड कैटेगरी। बाकी साइट्स में यानी कि इसका व्यापार वगैरह अगर आप देखोगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है उसके बेसिस पर देखें तो उसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड आप नहीं कर सकते, इसका बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा इन सी वेल्स के बारे में। सवाल यह है कि अर्जेंटीना का जो पेटागोनिया कोस्ट है, अर्जेंटीना आपको पता है दोस्तों एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे जो पेटागोनिया कोस्ट है वहाँ पे ये सी वेल पाई जाती थी। लेकिन 1920 से लेकर 1930s के बीच में ये वेल पूरी तरह से खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। अब डिसअपियर क्यों हुई, रीजन क्या था इसके पीछे का? ये वही टाइम पीरियड है दोस्तों, उस समय पर बहुत ज़्यादा हंटिंग चल रही थी। इन वेल्स को खत्म किया जा रहा था, इनका शिकार किया जा रहा था अपने फायदे के लिए। तो जब ये सब कुछ हुआ तो इससे सी वेल की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली गई, और यही मेन रीज़न था कि इस एरिया से ये सी वेल्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई, वापस नज़र नहीं आई, और फाइनली अब 100 साल बाद दिखाई दी हैं, जिस वजह से वापस से न्यूज़ आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये सी वेल्स दोस्तों ये रिकवर कैसे हुई? तो हुआ ये कि जैसे मैं बता रहा था 1920 से लेकर 1930 के बीच में बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही थी। लेकिन दोस्तों हमने पहले ही इतनी सारी गलतियां कर दी हैं, पहले ही अपने एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा डैमेज किया है कि अब क्या हो रहा है, उसको सुधारने के लिए हम बहुत सारी स्कीम्स, प्लानिंग, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे करके हमने ये जो वेल है, वेल की हंटिंग हो रही थी, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर दुनिया भर में बैन लगा दिया गया। भैया अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप हंटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। तो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं इन वेल के हंटिंग के ऊपर में।
जिस बेसिस पर यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वेल्स हैं इनकी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग हुई, क्योंकि मैं आपको बता रहा था हर 2 से 3 साल में ब्रीड करती हैं, तो इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत धीरे ग्रो कर रही है और ऊपर से पहले हंटिंग भी हो रही थी, तो पॉपुलेशन खत्म ही होती चली जा रही थी। इस चक्कर में ये वेल डिसअपियर ही हो गई ना। फाइनली यहाँ पर जब हंटिंग वगैरह के ऊपर में रोक लगाई गई तो हुआ क्या, धीरे धीरे यहाँ पर इनके बीच में ब्रीडिंग हुई और ब्रीडिंग से यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर डेवलप हुई। तो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से ये वापस से दिखाई पड़ी है। अब सवाल यह है कि हम कौन कौन से एफर्ट्स लगा चुके थे इन सी वेल्स को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि एक समय पर ये वाली वेल काफ़ी न्यूज़ में रहा करती थी, क्योंकि इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, लग रहा था कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई। तो साइंटिस्ट की एक जो टीम थी उन्होंने क्या किया, कुछ सी वेल्स के ऊपर सैटेलाइट ट्रैकर जो है वो फिट कर दिया, ताकि वो सी वेल्स कहीं पर भी जा रही है, कहीं पर भी माइग्रेट कर रही है, तो उसके माइग्रेशन पैटर्न को रिकॉर्ड किया जा सके। उन वेल्स के फुटेजेस को कैप्चर किया गया, बोट से, ड्रोन से, अंडर वाटर यहां पर जाकर भी इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया गया दोस्तों, रिकॉर्ड्स किया गया। तो इस तरीके से इन वेल्स की ट्रैकिंग की जा रही थी। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि अर्जेंटीना के एंटागोनिया पोस्ट पर अगर ये सी वेल्स रिटर्न हो चुकी हैं, वापस आ चुकी हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इससे हमारे लिए एक आशा जाग चुकी है, एक होप यहाँ पे दिख रही है कि ऐसे कोई और भी बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी और भी एनिमल्स की प्रजातियां हैं जो बहुत खतरे में हैं, जो लंबे समय से दिखाई नहीं पड़ी हैं। तो एक होप जाग चुकी है कि हो सकता है आगे इन फ्यूचर वो वाली स्पीशीज भी दिखाई पड़ जाएं। इसके लिए हमें यहाँ पर समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, अपने एनवायरमेंट को, पेड़ पौधों को, जीव जंतु को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका इंपॉर्टेंस भी हमको समझ में आता है, क्योंकि हमने कुछ एक्शंस लिए, उसी वजह से 100 ईयर्स बाद ये जो वेल है वो वापस से नजर आई है। समझ गए। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। जैसे मैं आपको बता रहा था, ओवरव्यू में आपको बता ही चुका हूँ नेक्स्ट में। कल हमने ये डिस्कस किया था दोस्तों कि जो एक चाबार पोर्ट है, ये चाबार पोर्ट आपको दिख रहा है, ईरान का ये चाबार पोर्ट है। देखो, अगर इसके बारे में पूरा हिस्ट्री डिटेल्स जाननी है तो कल वाला वीडियो ओपन करो, थंबनेल में ही मेंशन कर रखा है, डिटेल से मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, आज हम समझेंगे कि आगे की कहानी क्या हुई है। तो चाबार पोर्ट का एक्सेस भारत को मिला। इंडिया ने ईरान के साथ में अग्रीमेंट कर लिया कि भैया ये पोर्ट की ओनरशिप होगी हमारे पास, और 10 साल के लिए अग्रीमेंट कर लिया, और बोला हर 10 साल बाद ये अग्रीमेंट ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, यानी 10 साल बाद फिर से आगे 10 साल के लिए हमारा रहेगा, फिर से 10 साल के लिए आगे रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके 100 साल तक दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो इस पोर्ट का जो ओनरशिप है वो इंडिया ने गेन किया। ये पोर्ट हमारे लिए है बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पोर्ट के जरिए यहाँ पे हम ऊपर क्या करेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जुड़ पाएंगे, इवन रशिया से भी जुड़ पाएंगे, यूरोप से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा रास्ता तो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस वजह से पाकिस्तान को अवॉइड करने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए ये चाबार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पोर्ट के जरिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने बंदरगाह को जोड़ पाएंगे। गुजरात में जो हमारे पोर्ट हैं, मुंद्रा पोर्ट है, उसके अलावा मुंबई में यहाँ पर पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट से चाबार पोर्ट जुड़ जाएगा। अब चाबार पोर्ट का एक्सेस भी हमारे पास है, प्लस इस चाबार पोर्ट से सीधा ऊपर अफगानिस्तान पहुंचेंगे, और अफगानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से सीधा रशिया, और रशिया से सीधा यूरोप। इस तरीके से पूरा रूट बन जाएगा दोस्तों। अब हुआ क्या, ये अग्रीमेंट तो कर लिया हमने, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दोस्तों सामने आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूएस और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पर हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, और एक समय ऐसा था कि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए गए कि दुनिया भर की कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि आप ईरान से कच्चा तेल नहीं परचेज करोगे, क्योंकि दोस्तों ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास में क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, वो भी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, उसके भंडार इनके पास में भरे हुए हैं। इंडिया एक समय पर ईरान से बहुत सारा कच्चा तेल परचेज करता था, उसको रिफाइन करके पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बनाते थे। हुआ क्या, यूएसए ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि इंडिया को अपना जो ट्रेड है कच्चे तेल का वो ज़ीरो करना पड़ा। हमने यहाँ पर ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया, और ऐसे ही सभी कंट्रीज़ ने धीरे धीरे करके किया। जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, मतलब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, और बोला कि कोई भी इससे व्यापार करेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। तो सिचुएशन धीरे धीरे चल रही थी। अब क्या हुआ, अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने अग्रीमेंट कर लिया ईरान के साथ में। तो अग्रीमेंट करने के बाद ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक स्टेटमेंट आता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट यह आता है कि जो ये डील हुई है
जो ईरान के साथ में रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर इंडिया एक सैंक्शन का रिस्क के अंदर में आ रहा है। इंडिया जो है यहां पर कह सकते हो सैंक्शन में आ सकता है, यूएसए सैंक्शन लगा सकता है भारत के ऊपर में। पहले कई बार यूएसए ने छूट दी है काफी सारे सैंक्शन में, लेकिन अब सैंक्शंस लग सकते हैं, ऐसा खुद का स्टेटमेंट है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या इससे ये डील टूट जाएगी या हम चाबार पोर्ट डेवलप नहीं करेंगे? क्योंकि चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे का रीज़न यह है कि यहाँ पर बराबर में ग्वादर पोर्ट भी है जो पाकिस्तान में है, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं है, ये चाइना का है। चाइना इसको डेवलप कर चुका है। अब इस ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना अरेबियन सी में आ रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम इनको मॉनिटर कर सकें। तो क्या ये डील टूट जाएगी या डील प्रॉपर नहीं हो पाएगी? तो दोस्तों, अगर हम थोड़े पास्ट वाले इवेंट्स को एनालाइज करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस डील पर कोई असर पड़ेगा। ऐसा क्यों? आपको पता होगा, रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ, इस वॉर में रशिया ने जब देखा रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन लग रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, रशिया व्यापार नहीं कर पा रहा है, डॉलर्स का यूज़ नहीं कर पा रहा, रशिया ने क्या किया, एक गेम खेला। जो अपना कच्चा तेल है उसको डिस्काउंट में इन्होंने बेचना शुरू किया। इंडिया के पास में बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि भैया हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के, हमें चाहिए, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो हमने क्या किया, रशिया से डिस्काउंट में भर भर के कच्चा तेल परचेज किया। और आप इमेजिन करो दोस्तों, कल या परसों पढ़ाया था ट्रेड, इंडिया रशिया का व्यापार। इतना व्यापार हुआ कि एक समय पर, यानी जो ये वॉर हुआ था ना रशिया यूक्रेन का, उससे पहले रशिया भारत का 25वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। और अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई उसमें पता चला है रशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। और सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना। तो चाइना भी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और रशिया दूसरे नंबर पर है। आप यह इमेजिन करो, 25 से सीधा सेकंड पर आ चुका है पिछले 2-3 सालों में। क्यों? क्योंकि व्यापार बढ़ा, और उस व्यापार में स्पेशली रशिया से हमने कच्चा तेल परचेज किया। कहोगे ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये सब जब कुछ चल रहा था तो अमेरिका बीच बीच में खूब कूद रहा था कि इंडिया इस यूक्रेन की वॉर को फंडिंग कर रहा है, रशिया को फंडिंग कर रहा है, रशिया को पैसा दे रहा है, इंडिया को यहां पर एक कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा, अदरवाइज हम सैंक्शंस लगाएंगे। वो कहते रह गए, इंडिया तेल परचेज करता रह गया, हमने नहीं सुनी, कुछ हुआ नहीं आज तक। ऐसे और भी इवेंट्स दोस्तों, कई सारे वहां के यूएस के जो एम्बेसडर्स है वो इंडिया को वार्न कर चुके हैं जगह जगह पर कि आपको व्यापार नहीं करना चाहिए रशिया से, उनको नहीं बेचना चाहिए यहाँ पर, मतलब नहीं खरीदना चाहिए उनसे कुछ, क्योंकि फंडिंग जा रही है वहां पर। तो ये सब कुछ क्या हुआ दोस्तों? ये सारा का सारा जो मामला है वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला गया, सैंक्शंस का कुछ लेना देना नहीं हुआ। आगे भी ऐसे ही होगा। होपफुली क्या होने वाला है, इंडिया यहाँ पर यूएस की कुछ सुनेगा नहीं, ये जो डील है चलती रहेगी, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। समझ गए? और ये चीज़ यहाँ पर क्या दर्शाती है कि आजकल जो एक समय पर यूएस के सैंक्शंस का एक दबदबा हुआ करता था कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा यार, वो कंपनीज पिट जाएंगी बुरी तरह से, जिन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगेगा है ना, उस देश की इकॉनमी डाउन हो जाएगी, वो डर यूएस का खत्म हो रहा है। ठीक है? और यही चीज़ यूएस से बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। यूएस चाहता है बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपस में भिड़ाना, क्योंकि यूएस को दिख रहा है कि नेक्स्ट जो सुपर पावर है वो चाइना ऐसा खड़ा हो रहा है टक्कर देने के लिए। बड़े बड़े कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, सब यहाँ पर टक्कर देने के लिए खड़े हैं। ठीक है? तो वो भी यहाँ पर दोस्तों एक सिनेरियो हमारे सामने निकल कर आता है। समझ गए? तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल का एनालिसिस कि क्या चल रहा है यूएस के सैंक्शंस को लेकर। ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल वाला ही डेटा एज इट इज़ मैंने लिखा रहने दिया इसमें। क्यों? मैंने सोचा आपको बता दूंगा कि आप प्लीज़ कल वाला वीडियो रेफर कीजिए, कल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इंडिया ईरान के रिलेशंस वगैरह सब कुछ। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा, हर एक न्यूज़ आर्टिकल जो हम कवर करेंगे उसमें बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा आपको देने वाला हूँ, प्रॉपर नोट्स देने वाला हूँ। लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पीडीएफ में सारा कंटेंट अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका आप आराम से प्रिंट आउट निकलवाओ, पढ़ो, और प्रिंट आउट ना भी निकलवाओ तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास में डाउनलोड करने के ऑप्शंस हैं। जो ये पीडीएफ से दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, प्लस सारा कंटेंट सिक्योर है। आपको इधर उधर से पीडीएफ इकट्ठे करके उसको सीक्वेंस में मैनेज करना, बाद में कुछ ज़रूरत है तो पढ़ना, ये सब कुछ करना पड़ता है। उसमें स्टोरेज का इशू भी आता है, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ग्रुप में सारा पीडीएफ डेट वाइज पड़ा है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं।
ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और पीडीएफ्स के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस किया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। बाकी आपको पता है डेली 2 वीडियोज़ आ रहे हैं। मॉर्निंग में आपको प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। फिर आपका ये वाला वीडियो भी आ रहा है जिसमें आपका एडिटोरियल, मेंस, प्रीलिम्स दोनों की तैयारी हो रही है। चलिए एनीवे, आर्टिकल प्रेजेंट है आपके सामने। पेज नंबर 3 पर भी यहाँ पर यह आर्टिकल लिखा हुआ है। बात यह है, मामला क्या है ज़रा समझते हैं। जो हमारे इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, इनके साथ में एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू के अंदर इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों निसार को लेकर। ये जो निसार सैटेलाइट है जो अमेरिका और इंडिया दोनों ने मिलकर डेवलप की है। आपको पता है ना, भारत के पास में जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार से अमेरिका के पास में जो उनकी स्पेस एजेंसी है वो है नासा। ठीक है, अमेरिका के पास नासा है, भारत के पास इसरो है। दोनों ने डील करके ये निसार सैटेलाइट को डेवलप किया। इस सैटेलाइट में कुछ कंट्रीब्यूशन नासा का है और कुछ कंट्रीब्यूशन इसरो का है। अब ये सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो बताया ये जा रहा है इसमें कुछ समस्याएं सैटेलाइट में, और वो समस्या हमारे साइड से नहीं है, वो समस्या अमेरिका की साइड से है, नासा की साइड से है। नासा ने ये सैटेलाइट बनाकर हमको दे दी थी, पूरा सब कुछ रेडी हो चुका था और हम इसको जुलाई में लॉन्च करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर इसरो के चीफ बोलते हैं कि हो सकता है अक्टूबर और नवंबर आ जाए इसको लॉन्च करते करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कमी है इसके अंदर में वो हमारी साइड से नहीं है, तो हम बता नहीं सकते, वो यूएस की साइड से अभी के समय पर स्पेसक्राफ्ट में कुछ इशू है। इस वजह से जो अमेरिका है उन्होंने इसमें कुछ करेक्शन करने के लिए वो सैटेलाइट हमसे वापस ले लिया है। वो करेक्शन करके देंगे, उसके बाद चीज़ें वापस से स्टार्ट होंगी, देन उसके बाद लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये निसार सैटेलाइट है क्या, कैसे काम करेगा? दोस्तों आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको समझने के लिए 2 फोटोज इनफ हैं। यहां पे आप देखो, जो ये निसार सैटेलाइट है इसमें इसरो और नासा दोनों का क्या योगदान है, जरा ये डिस्कस करते हैं। नासा का योगदान क्या है? नासा इस सैटेलाइट में डाल रहा है एल बैंड, SAR इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टर बूम्स असेंबली। दूसरा हाई डेटा रेट टेलीकॉम। तीसरा GPS। चौथा हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर। और इसरो की साइड से कंट्रीब्यूशन क्या है? स्पेसक्राफ्ट, लॉन्च व्हीकल। इवन यहां पर पूरा रॉकेट हमारा ही जाने वाला है, लॉन्च करने वाला है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हम यूज करेंगे यहाँ पे। फिर है एस बैंड SAR इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये वो कंपोनेंट्स है दोस्तों जो नासा और इसरो कंट्रीब्यूट करके इस निसार सैटेलाइट को बना चुके हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा सैटेलाइट तैयार किया गया है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था 2014 में, उसी के बेसिस पर इसको रेडी किया गया। होगा क्या? इस सैटेलाइट का मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का होने वाला है। ये करेगा क्या? ये हमारे पूरे पृथ्वी को 12 दिन के अंदर अंदर पूरी मैपिंग तैयार कर सकता है, पूरे 12 दिन के अंदर मॉनिटर कर सकता है पूरे पृथ्वी को। ये निसार सैटेलाइट, ये इसकी ताकत है। अब कंट्रीब्यूशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं दोनों साइड से। प्लस ये सैटेलाइट दोस्तों इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। केवल ये अर्थ की मैपिंग नहीं करेगा, हमारे पृथ्वी के सरफेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल हैजार्ड्स क्या आ सकते हैं, कहीं पर अगर तेल फैल गया है, ऑयल स्पिल हो गया है समुद्र में, उसकी जानकारी देना, क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या वेरिएशंस हो रहे हैं वो जानकारी देना, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण किस प्रकार से बढ़ रहा है, हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा दोस्तों ये निसार सैटेलाइट हमको प्रोवाइड करवाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर इसको पूरी तरह से रेडी करते हैं तो बताया जा रहा है कि निसार सैटेलाइट दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाला है, जिसमें कॉस्ट आएगी 1.5 बिलियन $। दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी पर भी काम करने वाला है, जिसमें इसरो और नासा दोनों का एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर बता दिया जैसे मैंने कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द, स्पेशली
यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद में ये काम करेगा जुलाई में। वैसे इसको काम करने का मेन मकसद था, वैसे अब अक्टूबर और नवंबर तक यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, वो बताया गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2, यहीं पर इसरो के चीफ ने चंद्रयान 4 की जानकारी भी दी है कि भाई चंद्रयान 4 को लेकर तैयारी चल रही है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, चांद के साउथ पोल पर भारत पहला देश बना उतरने वाला, उससे कहीं ना कहीं दुगनी तिगनी हमें यहाँ पे मेहनत करनी होगी चंद्रयान 4 को तैयार करने के लिए। क्योंकि चंद्रयान 4 में मेन पर्पस ये होगा कि हम चांद पे से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करके वापस लेकर आने वाले हैं, सैंपल्स लेकर आएंगे पृथ्वी पर। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है जिसको लेकर वर्क कर रहा जा रहा है और आगे थोड़ा सा समय लगेगा, सारी जानकारी साथ ही साथ आपको मिलती रहेगी। फिर इसरो के चीफ ने, आप कह सकते हो, बड़े बड़े टारगेट बताएं कि 2035 और 2040 तक भारत के स्पेस के यानी इसरो के क्या क्या टारगेट्स होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारत का खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे 2035 तक, और पहले इंडियन को चांद पर भेजेंगे 2040 तक। और भी कई सारे टारगेट्स दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें कि गगनयान मिशन भी है जिसको लेकर ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, मून मिशन में मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कहना है कि हम मून को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो हम कुछ सैंपल्स लाएंगे चंद्रयान 4 के अंदर में, दूसरा जो 2040 में क्या होगा, पहली बार फर्स्ट इंडियन को हम मून पर उतारेंगे। फिर है मार्स मिशन, इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे मार्स पे जा चुका है, लेकिन अगला जो स्टेप है दोस्तों यहाँ पे मार्स पे एक लैंडर भेजना। ठीक है, जो अमेरिका और चाइना ऑलरेडी ये इनिशिएटिव अचीव कर चुके हैं। रशिया भी सक्सेसफुली मार्स पे लैंड हो चुका है, लेकिन उनका जो लैंडर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया। तो भारत यहाँ पे अपने लैंडर को उतारेगा जो कि प्रॉपर तरीके से मार्स पर घूमेगा, सारा डेटा हमें देगा, जैसे हमने अभी चांद पर किया। फिर ऐसी और भी इनिशिएटिव है जिसमें हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन होने वाला है, यानी शुक्रयान मिशन भी होने वाला है। वीनस पर दोस्तों हम अपना मिशन भेजेंगे उसको एनालाइज करने के लिए। फिर इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है, नया लॉन्च पैड बना रहा है, ह्यूमन सेंट्रिक लैबोरेटरीज टेक्नोलॉजी, ऐसे अदर वेरियस चीज़ों पे काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया गगनयान मिशन के बारे में, तो ये गगनयान मिशन भी दोस्तों अभी यहाँ पे हम इनिशिएटिव तैयार करेंगे। अभी गगनयान 1 लॉन्च किया जाएगा जिसमें कोई भी इंसान नहीं होगा। हमारा मेन टारगेट है इंसान को अंतरिक्ष में भेजना, और अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन तक वो रुककर नीचे उतरेंगे। कैसे भाई, एक रॉकेट होगा जिसमें यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑर्बिटर मॉड्यूल होने वाला है और क्रू मॉड्यूल होने वाला है। इसमें एक कमरा सा बनाया जाएगा ऊपर जिसमें यहाँ पे लोगों को बैठाया जाएगा, और फिर ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा, और अंतरिक्ष में जाने के बाद वो जो मॉड्यूल है जिसमें लोग बैठे हुए हैं वो अलग हो जाएगा। वो 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहेगा। स्पेस में रहने के बाद नीचे गिरना शुरू होगा। जब नीचे गिरेगा तो इसमें से पैराशूट ओपन करेंगे, और पैराशूट ओपन होने के बाद में इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी और आराम से ये उतर जाएगा। तो ये हमारा मेन टारगेट है गगनयान मिशन के अंदर में, जिसमें बहुत सारा 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो यूएस, रशिया, चाइना के बाद इंडिया चौथा देश होगा ये कदम उठाने वाला। ठीक है, तो लॉन्च साइट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये फ्लाइट की पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 फ्लाइट्स होंगी, उसमें कोई इंसान नहीं होगा। तीसरे फ्लाइट में यहाँ पर हम इंसान को भेजेंगे, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल करना ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कोई डिजास्टर हमारे सामने निकल कर आए। समझ गए? चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर, पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है। पॉलिटी के सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। बात हो रही है नोबेल विनिंग ऑथर, नाम है इनका एलिस मुनरो। 92 की एज थी, फिलहाल के लिए यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। बोला जा रहा है डेमेंशिया से, यानी कि दिमागी संबंधित कुछ इश्यूज थे जिससे यहाँ पर ये गुजर रही थी। अब होता यह है, ये नोबेल प्राइज विनर हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ऑथर थी जिन्होंने कई सारे जो यहाँ पर बुक्स है, मास्टरपीस है, वो लिखे हैं। ये यहां पर मेंशन किया गया। इनको साल 2013 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। इवन इनको अपनी किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में। ऐसे जो इंटरनेशनल बड़े बड़े प्राइजेस है दोस्तों, वो यहां पर इसको रिसीव कर चुकी हैं। समझ गए? कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं काफ़ी सारी, ये यहां पर इसके बारे में डेटा मेंशन किया गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनका नाम ध्यान रखना, लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में भी पता होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि इनको लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज मिला है 2013 में, तो ये भी पता होना चाहिए। जब दोस्तों हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज किसके थ्रू बनाए गए थे? इनको एस्टेब्लिश किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के थ्रू। एल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति है जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। पता ना, बॉम्ब जो है, डायनामाइट का इन्वेंटर थे ये। समझ गए? अब होता यह है कि इन्हीं के नाम पर यह नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया। सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोबेल प्राइज 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। सबसे पहले फिजिक्स,
दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लो, चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस एंड छठा इकोनॉमिक साइंस। तो ये 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ध्यान रखिएगा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको असलियत इसकी पता चलेगी। अब दोस्तों यहां पे बोला यह जा रहा है, जब भी ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जो इनकी प्राइज मनी है वो होती है स्टॉकहोम, यानी स्वीडन में जो जगह है स्टॉकहोम, वहां पर हर साल दिसंबर में दोस्तों ये प्राइज मनी होती है। और जो ये पीस प्राइज हैं, ये केवल स्टॉकहोम सेरेमनी में ही नहीं, ध्यान रखिएगा, ये ओस्लो यानी नॉर्वे में भी यहां पर प्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो ये नोबेल प्राइज हैं, इनमें मैंने क्या बताया था, 6 कैटेगरीज हैं, और 6 में से अगर आप पीस वाले को हटा दो तो बची कौन सी, ये 5। तो पीस वाले को हटाकर जो ये 5 प्राइजेज हैं, ये पांचों कैटेगरीज वाले तो स्टॉकहोम स्वीडन में जो इवेंट होता है वहां पे दिए जाते हैं। लेकिन उसी दिन दोस्तों नॉर्वे में जो ओस्लो है वहां पर भी एक इवेंट होता है, लेकिन जो नॉर्वे ओस्लो में इवेंट होता है वहां पर केवल पीस प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, पीस प्राइज ध्यान रखिएगा ये स्टॉकहोम की सेरेमनी में नहीं, नॉर्वे के अंदर में जो सेरेमनी होती है वहां पर दिया जाता है। और हर कोई जो नोबेल लॉरेट होता है, जो यहाँ पर इसका विजेता होता है, उसको गोल्ड मेडल, डिप्लोमा प्लस कुछ मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट कौन थे? पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, लिटरेचर के कैटेगरी में मिला था 1913 में। फिर फर्स्ट इंडियन वेमेन नोबेल लॉरेट कौन थी? तो फर्स्ट वेमेन की बात करी जा रही है वो है मदर टेरेसा, इनको पीस के लिए मिला था ये अवार्ड 1979 में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये नोबेल प्राइज है ये किसी की डेथ के बाद नहीं दिया जाता। जैसे कई सारे प्राइज है ना, डेथ के बाद भी दिया जा सकते हैं, ये नहीं दिया जाता। और लगभग एक नोबेल प्राइज 3 लोगों के बीच में शेयर किया जा सकता है, ये भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो ये नोबेल प्राइज को लेकर कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स। इतना सारे डिटेल्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने देखो 2008 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन यह है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे जेम्स डी वॉटसन, ये जाने जाते हैं अपने कौन से वर्क के लिए? तो जेनेटिक्स के लिए दोस्तों इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और था, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कौन से एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज मिला था उनको फिजिक्स की कैटेगरी में, उन्होंने अपने बेटे के साथ में उस नोबेल प्राइज को शेयर किया? तो वो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एनरिको फर्मी। ये वो साइंटिस्ट थे दोस्तों जिन्होंने उस नोबेल प्राइज को अपने सन के साथ में शेयर किया। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ फाइनली आता है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने इस वाले एडिटोरियल की, जिसमें राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज नो विजन। जब उनको दिखाई देता है आगे कुछ नहीं बचा, तो उसके बेसिस पर जो एक यंग पीपल है वो अपनी जान खत्म कर देते हैं। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं जॉन वर्गीस, सेंट स्टीफन कॉलेज जो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है उसके प्रिंसिपल भी हैं। और इन्होंने अपने कॉलेज का एक इनिशिएटिव भी मेंशन किया है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसको ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राइटर बोलते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आईआईटी, जेई, नीट, ऐसे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो एंट्रेंस के लिए है, इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। हर एक बच्चे को समझने की ज़रूरत है कि वो जो मार्क्स हैं दोस्तों उससे भी ज़्यादा बड़ी उनकी कुछ स्किल्स हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, किसी ना किसी चीज़ में वो बहुत आगे हैं, जो चीज़ें हमें वो एनालाइज करनी होंगी। वो राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलिए समझते हैं फर्स्ट पैरा से क्या है इनका कहना। राइटर का कहना है, पिछले महीने की बात है, एक नौजवान व्यक्ति जिसने डिसाइड किया अपने जीवन को समाप्त करना, और उससे पहले एक और व्यक्ति जिसने फिर से एक सुसाइड कमिट की। दोनों के दोनों जो इंसिडेंट है दोस्तों वो हाल ही में कोटा राजस्थान में नजर आए। कोटा आपको पता है भारत की कोचिंग कैपिटल कहलाती है। और जो ये यंग पीपल हैं इन्होंने ये स्टेप कैसे उठाया, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रेस था उससे वो लड़ नहीं पाए, वो स्ट्रेस उन पे हावी हो गया। और पूरे इंडिया में दोस्तों हर साल अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सुसाइड्स के केसेस हमको नज़र आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो अभी भी लोगों पे बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फैमिली की चिंता, बाकी सारी चीज़ों के यहाँ पर इश्यूज़, पैसा कैसे कैसे दिया गया है, ऐसे बहुत सारे प्रेशर एक बच्चे के माइंड पर आता है, जिसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आता है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। अब सवाल यह है, ये जो यंग पीपल हैं ये अपने जीवन समाप्त क्यों कर रहे हैं? हमें इसके ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। हम इस केस को छोटा समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों तो हमारे यंग पीपल जो नौजवान लोग हैं वो इस तरीके से धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। और ये कोई हाल ही का ट्रेंड नहीं है, लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं।
हमारे यंग पीपल के लिए कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि वो इस प्रकार का ड्रास्टिक स्टेप उठाने से बचें। अब दोस्तों, ये जो स्टेप उठा रहे हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि आज के समय के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कितना ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है, एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस के बेसिस पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मेडिसिन के, प्रोफेशनल कोर्स के और भी वगैरह वगैरह कोर्स के। लेकिन जिस तरीके से कोचिंग का चलन बढ़ा है पिछले कुछ समय पे, लोगों में एक डर पैदा हो गया है। कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हो गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। पिछले कुछ समय से कोचिंग्स इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुई है दोस्तों, उनके एडवर्टीजमेंट्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 500 हजार कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं सब जगह पर। दिल्ली में लोग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर घर पे छोड़ छाड़ के। काफ़ी सारे केसेस में लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जो पैसा है उससे यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं। रिजल्ट पता नहीं है क्या होने वाला है, बस ये है कि हाँ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो कोचिंग सेंटर्स बड़े हैं और इनके जो मेथड्स आज के समय पर देखने को मिलेंगे जो ये सेंटर्स में अपना रहे हैं, ये भी एक मेन कारण बना है कोटा में बच्चों के इस कदम उठाने के पीछे का। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, बीच बीच में टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं, भैया उनको तो रिजल्ट चाहिए, किसी चीज़ से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। वो प्रॉफिट कैसे बनेगा, जब बढ़िया रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट देने के लिए वो कोचिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बच्चे छांटने शुरू कर देते हैं। कुछ समय के लिए पढ़ाया, एक टेस्ट रख दिया, उस टेस्ट में देखा जो बच्चे आगे हैं उनको उठाकर एक दूसरे क्लासिक वाले बैच में डाल दिया, बाकी को ऐसे ही दूसरे बैच में रखा रहा कि भाई उस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसमें नॉर्मल टीचर भेज देंगे, और जिस बच्चे ने बढ़िया किया है उसके लिए एक्सपर्ट टीचर भेजेंगे और बढ़िया करेंगे और उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। फिर क्या हुआ, इन बच्चों को इकट्ठा कर लिया था, अब क्या हुआ, यहाँ पर भी एक टेस्ट दिलवा दिया, इसमें से भी क्रीम इन्होंने छाट ली ऊपर। अब यहाँ पर ये जो छाटे बच्चे, इनके लिए और एक्सपर्टीज को भेजा गया, हर एक फैसिलिटी अपनी साइड से प्रोवाइड कराएं, भाई आपका रहना खाना सब कुछ हम करेंगे, बस खाली मेहनत करके रिजल्ट ले आना और रिजल्ट लाके बोल देना यहाँ से हमने पढ़ाई की है। तो बस ऐसे दोस्तों बीच बीच में टेस्ट लिया जा रहा है और इन बच्चों को पता है जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं कि भैया ये टेस्ट का मतलब क्या हो गया, भाई ऑलरेडी जो टॉपर आने वाला है वो छट चुका है, हम तो पीछे रह गए। तो बच्चे का डीमोटिवेशन यहीं से शुरू हो गया ना। तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर के माध्यम से। क्या है, बस रिजल्ट अपनी साइड से निकाल के देना, चाहे बाकी कुछ भी होता रहे। भाई रिजल्ट दे देंगे और बाकी जो 4-5 बच्चे जो उन्होंने चुने हैं उनका रिजल्ट निकाल देंगे, मान लो आ गया वो टॉप पर, अब उनका सब जगह प्रचार कर देंगे कि भाई आओ हमारे पास में, हमने यहाँ पर ही रिजल्ट निकाला है। लेकिन क्या चला है इंडस्ट्री में ये बच्चे को या बच्चे के पेरेंट्स को नहीं पता है। वही स्टार्टिंग में बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा यार हाँ यहाँ से रिजल्ट आया है, यार टॉपर यहाँ से निकला है, उसने भी बताया यहाँ से पढ़ा है, उसकी शीट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रही हैं, उसी कोचिंग से पढ़ाई की है, हमें भी एडमिशन लेना चाहिए। पेरेंट्स भी सोचते हैं यार ठीक है बच्चा पढ़ेगा, उसके लिए यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेल कर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पर नजर आए दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक मेन रीज़न हमको नज़र आया। हो क्या रहा है, जो बच्चे दिल्ली में या कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं वो उनका शेड्यूल अगर आप देखोगे 10-10 घंटे पढ़ाई करना है ना, मशीन बन चुके हैं, सोशल स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन करने का तरीका भी नहीं पता है, बाहर कैसे यहाँ पर मिलना है, कैसे बातचीत करनी है। बस क्या है, घर में वही रट्टा मारना, पढ़ना और यहाँ पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, राइटर बोलते हैं कई सारी सिचुएशन मैंने अपने सामने देखी है, क्लास 10 का बच्चा या उससे भी अंडर का, यहाँ पर उनका जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार सा कर दिया गया है। जो चाइल्डहुड है जहाँ पे वो बहुत कुछ सीखता, लेकिन उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के पीछे पूरी तरह से उनकी लाइफ डैमेज की जा रही है। और ये कोचिंग सेंटर उनको ज़ॉम्बी बना देते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ो। लोग बच्चे में डर पैदा होता है, हाँ यार मेरा बराबर वाला 10 घंटा पढ़ रहा है, मैं 11 घंटा पढ़ूंगा। फिर फैमिली का प्रेशर और वगैरह वगैरह प्रेशर्स पढ़ने लगते हैं, वहीं से डिमोटिवेशन स्टार्ट होने लगता है, वहीं से फिर डिप्रेस होने लगता है इंसान। वही चीज़ राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सुधार की ज़रूरत है। क्या बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो केवल उसके मार्क्स पर डिपेंड करती हैं? क्योंकि दोस्तों चीज़ें तो यही हो रही है ना आजकल, जैसे CUT पता है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आया गया कि भैया अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए जाते हो बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इस CUET को एडॉप्ट कर लिया। भैया आप ये जब एग्ज़ाम निकालोगे तभी एक एंट्रेंस हो गया, एग्ज़ाम निकालोगे तभी आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, तब आप ग्रेजुएशन कर पाओगे। तो जो पहले 12th के मार्क्स के ऊपर लोग फोकस कर रहे थे वो 12th के मार्क्स बेकार हो गए।
ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पर ही तो पहले एडमिशन्स हो रहे थे। तो दोस्तों उसका क्या हुआ? ये भी तो एक प्रॉब्लम वाली बात है ना। फिर ट्वेल्थ की डिग्री का क्या करना है? कुछ नहीं करना। राइटर बोलते हैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है ना, जहाँ पे वो आप देख पाओगे काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार यहाँ से बच्चे को पढ़ाते हैं, सही रहेगा, उसके लाइफ सेटल हो जाएगी। पेरेंट्स तो अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता उन्हें। तो इसलिए वो अक्सर क्या करते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, लोन लेके यहाँ पे उसको बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप यहाँ पे सालों साल आप CUET के ऊपर में स्कोर निकालने में यहाँ पर लग जा रहे हो। पहले ये नहीं था, बट अब CUET का एग्ज़ाम दो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में जाने के लिए, और एट द लास्ट इसका विक्टिम कौन बन रहा है? बच्चे बन रहे हैं, जो फ्यूचर हैं, इस दुनिया के फ्यूचर हैं, इंडिया के फ्यूचर हैं। तो स्टूडेंट ने जो अपना इतना टाइम दिया है, इतना अच्छे से पढ़ाई की है, 12th क्लास के अंदर में इतना सब कुछ निकाला है, उसके मार्क्स कोई मैटर नहीं करता। दूसरी बात दोस्तों, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इतना ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई की है, 12 साल यहाँ पर स्कूलिंग की है, तो उस स्कूल का क्या चीज़ हुआ? स्कूल का क्या फ़ायदा हुआ? है ना, वो चीज़ वहाँ पर भी तो चीज़ें सिखानी चाहिए थी। अदरवाइज आगे आके यहाँ पर ये काम करना पड़ा है, फिर से टाइम देना पड़ रहा है, फिर से सब कुछ निकालना पड़ रहा है, दोबारा से शुरू से पढ़ाई करनी पड़ रही है, फिर एग्जामिनेशन निकल रहा है। तो स्कूल्स में क्या किया जा रहा है? वहाँ पर भी हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने की ज़रूरत है, बढ़िया टीचर्स को रिक्रूट करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है एंट्रेंस एग्जाम तो दीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो मतलब आप ज़बरदस्ती क्यों उसमें डाल रहे हो एंट्रेंस एग्जाम? जब आप यहाँ पे 12 ईयर्स की पढ़ाई की है, उसके बेसिस पर यहाँ पे आपका 12th क्लास तक का स्कोर है, उसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, नलीफाई कर रहे हो। तो ऐसा करना भी सही नहीं है ना। क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं इनको भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, जिससे बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई करेगा, बहुत सारी चीज़ें जानेगा। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये भी कुछ नहीं तो एक बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू के एबिलिटीज़ पर आप उसको एडमिट करो। ऐसा नहीं कि केवल आप यहाँ पर जो उसके मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है, रट्टाफिकेशन कर रहा है, उसके बेसिस पर लोगे। थोड़ा आप पर्सनल इंटरव्यूज़ भी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करो। जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज जिसके प्रिंसिपल हैं राइटर, ये बोलते हैं हमने क्या कर रखा है, हमने कोई ऐसा चीज़ें लगा ही नहीं रखी है, हमने केवल पर्सनल इंटरव्यू जैसी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर रखा है। और 70 साल से यही चल रहा है। बच्चे को यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन का तरीका यही है कि उसका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए, पैनल बैठाया जाए, बातचीत करेगा बच्चा, इंटरेक्ट करेगा, स्माइल भी करेगा, चीज़ों को समझेगा भी, उसको सजेशन भी मिलेगा। कोई मतलब लास्ट में ऐसा सजेशन भी मिलता है ना, तो ऐसे पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर सजेशन भी मिलेगा, तो वो खुश रहेगा कि हाँ मैंने इंटरव्यू को ये अटेंड किया, ये मेरी एबिलिटीज़ है, मुझे कमियां जानने को मिली। अदरवाइज जो ऐसे लिखित में पेपर हो, रट्टाफिकेशन करो, जाओ लिखो, उसमें कोई ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हो पर्सनल इंटरव्यू बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये काम हम कर सकते हैं। हर एक बच्चे की एबिलिटी को जानने का तरीका यही है, उसको सामने से बैठकर भांपना, या केवल रट्टा करवा कर केवल एग्जामिनेशन देना, वो राइटर का कहना है। तो पर्सनल इंटरव्यू हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक अहम हिस्सा बनाना होगा, अगर हमें यंग पीपल को खत्म होने से बचाना है तो। क्योंकि कई सारे शार्प माइंडेड भी यहाँ पे दोस्तों इसका शिकार बन चुके हैं, ऐसे डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। तो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर, पार्लियामेंटेरियंस, इन सबको साथ में आना होगा, कुछ लेसन सीखने होंगे और ऐसी नई चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना होगा। आपके क्या सजेशन है? आप यहाँ पे राइटर से कितने सहमत हो, या इसमें कुछ ऐड ऑन वगैरह करना चाहते हो? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो आपको समझा दिए। आप में इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हो कि और क्या हो सकता है या अच्छा तरीका है? कितने सहमत हो आप? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी लिखना। ठीक है, आगे आते हैं। फिर दूसरा एडिटोरियल जिसको मैंने बोला था सुपर इंपॉर्टेंट है और आज का एडिटोरियल ऑफ द डे है, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकता और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। क्या हो रहा है? पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्चा हो रहा है ये राज्यों का ज़्यादा हो रहा है, सेंटर का कम हो रहा है। उसमें भी हमें एक सुधार करने की ज़रूरत है। अब ये पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पहले है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ। भाई इंडिया के अंदर में जो आपका हेल्थ सेक्टर है उसका स्ट्रक्चर क्या है पहले ये समझिए। जो हेल्थ सेक्टर इंडिया में, हेल्थ सेक्टर में आपका क्या आता है? हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है। और इंडिया का जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है दोस्तों, इसको दो अलग सेक्टर में कैटेगराइज किया हुआ है।
एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखोगे इसमें एक लिमिटेड सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस आपको नजर आएंगे, जो फोकस करता है बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर, है ना भाई। जहाँ पे बीमार पड़ते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हो तो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा सकते हो, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करवाता है। फिर है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादातर आपको सेकेंडरी और टर्शरी वाले केयर प्रोवाइड करवा रहा है या क्वेटर्निटी वाले केयर प्रोवाइड करवा रहा है। जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर थोड़े बहुत और एडवांस केयर आपको मिल जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मिल जाता है, लेकिन उसके हिसाब से रेट भी चार्ज होते हैं। पता है ना, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या बिल बनाता है। एक इंसान छोटा थोड़ा भी बीमार पड़ा है, अगर वो जाता है इलाज करवाने के लिए, उसका एक बिल बनता है लंबा चौड़ा। तो वही जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है दोस्तों, वो आज के समय पर लोगों को गरीबी में ढकेल रहा है। हर साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी की चपेट में आ जा रहे हैं केवल अपना इलाज करवाते करवाते। ये यहां पर आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें क्या करना होगा, हेल्थ केयर के ऊपर में भारत सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा ताकि लोगों पे बर्डन ना पड़े, लोगों को इतना नुकसान ना हो। और इसके लिए यहां पे सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिनेरियो यह है कि राज्य सरकारों पर दबाव ज्यादा पड़ रहा है। राज्य सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। केंद्र सरकार जो पैसा देने का वादा करती है कि हाँ हम इतना हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्चेंगे, वैसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। स्टेट्स के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, बाकी स्टेट्स को और भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं बाद में। वो राइटर यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि जो ये हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है इंडिया के अंदर में, इसका ओवरऑल स्टेटस क्या है, कहां पर स्टैंड करता है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप देखोगे जो पॉकेट एक्सपेंडिचर आज के समय पर देखने को मिल रहा है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, जो 47% टोटल स्पेंडिंग हो रही है दोस्तों, वो लोगों के पॉकेट से जा रही है। यानी पूरे देश में जो टोटल खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ केयर के ऊपर में, उसमें 47% लोगों की जेब से जा रहा है। और इंडिया का जो ये टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो लोगों के जेबों से खर्च हो रहा है, वो हमारे जीडीपी का 2.3% है, जिसकी चपेट में लोग आ जाते हैं और फिर वो गरीबी का शिकार बन जा रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है। सरकार हेल्थ के लिए प्रॉपर बजट नहीं ला रही है। बड़े बड़े देश बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हमें हेल्थ के ऊपर में काम करना जरूरी है। अगर आप देखोगे 2023-24 का जो हेल्थ केयर बजट है वो गवर्नमेंट का 86,175 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पर सिटीजन के हिसाब से देखें तो सरकार एक इंसान के लिए केवल 615 रुपए खर्च कर रही है उसके हेल्थ के ऊपर में। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये लो है। तीसरी चीज यहां पर है हाई रेट ऑफ हेल्थ केयर इन्फ्लेशन। जो आपका हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है इंडिया में दोस्तों, हेल्थ केयर को लेकर जो महंगाई है वो बहुत ही ज्यादा है अगर आप देखोगे, क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स, कुछ डेटा ये बताते हैं कि जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है वो 2023 में 9.6% से इंक्रीज हुआ है और 2024 में ये 11% से बढ़ सकता है। यहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है इस कैटेगरी में, इस सेक्टर में। चौथी चीज क्या है, लो हेल्थ केयर कवरेज। एक और चीज है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है दोस्तों भारत में वो भी बहुत कम है। प्रॉपर लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते। लगभग 400 मिलियन इंडिविजुअल्स भारत में ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉपर कोई एक्सेस है ही नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। अब यहीं पर एक और चीज आती है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन इंडिया। क्योंकि आप भी यही सोच रहे होंगे कि जब ऐसा कुछ है तो सरकार क्यों नहीं खर्च करती, सरकार खर्च करे, चीजों को थोड़ा रिजॉल्व करे। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहां पर यह है कि यहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने में, कम करने में। अच्छा, वो समस्या क्या है? समस्या नंबर 1, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री। कुछ चुनौतियां हैं, क्यों एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है? क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री काम कर रही है दोस्तों, वो आज के समय पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाने के ऊपर में अपना टारगेट रख रही हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और जो ये प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इनका एक बहुत बड़ा लिंक है पॉलिटिक्स के साथ में, सरकार के साथ में। इसलिए सरकार कुछ ज़्यादा, मतलब सरकार का बर्डन पड़ता नहीं है, जो मन चाहे वो यहाँ पर ये चार्ज कर रही हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस डायरेक्टली मेडिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, हॉस्पिटल सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, तो इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है दोस्तों। प्राइवेट इंडस्ट्रीज अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं और अपने प्रॉफिट के लिए इंसान को काट रही हैं। फिर एक और चैलेंज है, वो है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैशलेस एवरीवेयर स्कीम। होता यह है दोस्तों, कैशलेस एवरीवेयर स्कीम स्टार्ट की गई। इस स्कीम का मेन मकसद था ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन स्कीम तो है, लेकिन स्कीम लागू ही नहीं हुई, तो फायदा क्या? तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट रेट्स हैं दोस्तों,
वो यहाँ पर नहीं मिल पाए। अब क्या हो रहा है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में पूरा पूरा पैसा देना पड़ रहा है। ये जो स्कीम थी दोस्तों, ये सही से इंप्लीमेंट ही नहीं की जा रही है, लागू नहीं की जा रही है। फिर एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है हायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल है दोस्तों, वो कितना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, उनके ऊपर एक कंट्रोल होना ज़रूरी है, उनके लिए एक प्रॉपर डिफाइनिंग रेट्स बताना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ भी चार्ज हो रहा है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सरकारी अस्पताल में जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसका जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है, वही जबकि अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओगे तो वो सेम कॉस्ट, वही सर्जरी 30,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में की जा रही है। तो ये आप इमेजिन कर रहे हो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का चार्जेस। समझ गए? ये आपको क्लियर हुआ। एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये सारी चीज़ें हो इसलिए रही हैं क्योंकि सरकार हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर अपना कम रख रही है। गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये बहुत कम पैसा खर्च कर रही हैं। ये खर्च कर रही है लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपीस, जो कि हमारे जीडीपी का केवल 1.1% है। जो हमारी टोटल इकोनॉमी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका केवल 1% ही पैसा खर्च किया जा रहा है हेल्थ केयर के ऊपर। जबकि इसे हम दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करें, जैसे चाइना अपने जीडीपी का 3% खर्च कर रहा है, थाईलैंड अपने जीडीपी का 2.7% खर्च कर रहा है, वियतनाम 2.7% खर्च कर रहा है, श्रीलंका 1.4% खर्च कर रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। देन बात आती है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स 2010। ये भी एक चैलेंज है दोस्तों। 2010 का ये प्रॉपर नियम हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, ये जो नियम है, जो ये रूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अब ये रूल क्या है दोस्तों? ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। ये रूल्स ये बात करते हैं कि भैया जो भी ट्रीटमेंट होगा उस ट्रीटमेंट का एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नियम के अंदर तो है, लेकिन ये नियम इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, जिस चक्कर में कुछ भी रेट चल रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट का जो पैसा है वो यहाँ पर वसूल किया जा रहा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के माध्यम से। समझ गए? अब बात है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन इंडिया। अगर हम हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे पहला फायदा होगा, इससे हमारा जो हेल्थ केयर का एक्सेस है वो यहाँ पर इंप्रूव होगा। हमारी लैंसेट ने अपनी लेटेस्ट स्टडी में यहाँ पर मेंशन किया है, अगर आप देखोगे लैंसेट की जो लेटेस्ट स्टडी है उसमें इंडिया जो है अपने हेल्थ केयर की क्वालिटी के मामले में 195 कंट्रीज में से 145th रैंक पर है। 195 देशों में से 145वें नंबर पर रखा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। और 145 पे रहने का मतलब यह है कि चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इनसे भी पीछे कर दिया। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है सिचुएशन को इंप्रूव करने की, हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करवाने की। और अगर यहाँ पर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, लोगों की जेब से कम खर्च होगा क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, चीज़ें डेवलप होंगी, इंप्रूव होंगी, हेल्थ आउटकम इंप्रूव होगा, हेल्थ केयर अफोर्डेबल बन पाएगा, कम पैसे में यहाँ पर बढ़िया इलाज हो पा रहा होगा। समझ गए? फिर तीसरा, इसका एक और फायदा होगा भैया, जब हेल्थ एक्सपेंडिचर पर सरकार पैसा खर्च करेगी तो इससे जो फाइनेंशियल बर्डन है लोगों पे वो कम होगा। क्योंकि जो आज के समय पर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है 55 मिलियन पीपल, 55 मिलियन लोग गरीबी की चपेट में आ रहे हैं या और ज़्यादा गरीबी में जा रहे हैं हर साल। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको हेल्थ एक्सपेंडिचर्स के ऊपर में। वो अपना इलाज करवाते करवाते गरीब हो जा रहे हैं, लगभग 55 मिलियन लोग हर साल। फिर एक और चीज़ है, वो है सोशल जस्टिस। यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड पब्लिकली फंड हेल्थ सिस्टम, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये टाइमली, इफेक्टिवली और फ्री केयर यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इससे सोशल जस्टिस प्रमोट होगा। हम हेल्थ केयर को प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें ये गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, इनको प्रॉपर तरीके से बढ़िया इलाज मिल पाएगा। नाउ अब बात यह है, आखिरकार जब इतना सब कुछ है तो सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को कम करने के ऊपर काम किया है, लोगों का जो पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर उसको कम करने का काम किया है, हेल्थ केयर में कुछ कह सकते हो सपोर्ट करने का काम किया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? वेरियस इनिशिएटिव हैं। जैसे सबसे पहला इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABPMJAY के नाम से जानते हैं। 2018 में ये योजना लॉन्च की गई थी। ये एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है जिसका मेन काम है 100 मिलियन जो परिवार हैं दोस्तों, जो फैमिलीज़ हैं, उनको सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए पैसों का एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। फिर इसी प्रकार से दूसरी स्कीम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो सरकार है वो यहाँ पे काम कर रही है हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म करने को लेकर, कि उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए, है ना, प्रॉपर हर एक सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए। फिर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका मेन मकसद है टर्शरी केयर को इंप्रूव किया जाए, मेडिकल एजुकेशन को मजबूत किया जाए, नए नए जो एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनको बनाया जाए, नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। फिर एक और इनिशिएटिव है जन औषधि स्कीम। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम, ये जो योजना है दोस्तों, इसका मेन मकसद है प्रोवाइड करना बिल्कुल क्वालिटी वाली जेनरिक मेडिसिन, सस्ते दाम में बढ़िया दवाइयाँ देना जन औषधि केंद्र के अंदर, जगह जगह खुले हुए हैं, आपको पता होगा। फिर एक और इनिशिएटिव है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मेन मकसद क्या है? प्रॉपर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना, जिसमें हेल्थ आईडीज बनाना अपने सिटीजन्स के लिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो ये भी यहाँ पर हमारा एक मेन मकसद है, समझ गए। अब एट द लास्ट राइटर बोलते हैं व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो सोल्यूशन देखोगे तो सबसे पहला है भैया आपको नीति आयोग एक्शन प्लान लागू करना होगा हेल्थ के लिए। ये रिकमेंडेड है कि आपको फोकस करना होगा पब्लिक हेल्थ पर। कैसे? सरकार का बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना होगा, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना होगा। कम से कम, जैसे मैंने बोला, आज हम अपने जीडीपी का केवल 1.1% हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर लगा रहे हैं। इसको बढ़ाकर कम से कम जीडीपी का 2.5% हमें खर्चना होगा। दूसरा, हमें हेल्थ केयर रेट्स को प्रॉपर तरीके से रेशनलाइज करना होगा। इसके लिए जो 2010 का ये नियम था उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे भैया जो ट्रीटमेंट है उसका प्रॉपर रेट फिक्स किया जाए, कोई ज़्यादा जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा पैसा ना वसूलें किसी से। तीसरा, नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ केयर कॉस्ट मैनेजमेंट बनाना होगा। सरकार को एक नेशनल कमीशन अपॉइंट करना चाहिए जो कि रिकमेंडेशन करेगी, ठीक है, किस चीज़ को लेकर? हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्च करने को लेकर। एक ऐसा कमीशन कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम पे कैसे कैसे खर्च करना है ना, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ की सारी रिकमेंडेशन देने का काम करेगी। तो ऐसा कमीशन भी हमारे पास में होना चाहिए। फिर चौथा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर काम करना होगा। नए नए प्रोग्राम्स को यहाँ पर लाना होगा, उसमें नए नए इनोवेशंस यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो वो एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। नाउ अगला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, यहाँ पे राइटर बात करते हैं द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब दोस्तों टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस आपको पता होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा टीबी के बारे में बता देता हूँ। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करती है। अब दोस्तों ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये ज़्यादातर क्या करता है? हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। जो पल्मोनरी टीबी होता है वो हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, लेकिन कई बार जो ये टीबी है वो हमारे दूसरे अंग को भी अफेक्ट कर सकती है ना, फेफड़ों के अलावा। जब फेफड़ों के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को टीबी अफेक्ट करेगा तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दोनों के बीच का फर्क ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी टीबी क्या है? जब वो केवल हमारे फेफड़ों को बुरी तरह से इंपैक्ट करेगा। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या है? जब वो फेफड़ों के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। ये जो टीबी है दोस्तों बहुत पुरानी बीमारी है। इसके बारे में इजिप्ट में 3000 BC के समय पर भी यहाँ पर कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रीटेबल है, क्यूरेबल डिजीज है, जिसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। अब राइटर वही समझाते हैं कि भैया जो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, लिम्फेटिक, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो कि अलग अलग जगह पर बोन्स, जॉइंट, स्पाइन, है ना, जेनिटो यूरिनरी, बहुत सारे ऑर्गन्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब जो हमारे राइटर साहब हैं, 2 राइटर्स हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस आर्टिकल पर फोकस किया है। ये क्या बोलते हैं? चलिए आओ यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानते हैं। इनका कहना यह है कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस का वो पल्मोनरी वाला है, ज़्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। लेकिन इनमें से 20% ऐसे टीबी के इन्फेक्शन है जिसमें ब्रेन, गट, आईज या दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इन्फेक्शन है। और हम केवल पल्मोनरी वाले टीबी पर ध्यान दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समझ गए? तो राइटर यहां पर बोलते हैं
कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमें क्या बताती है? WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल 10 मिलियन केसेस निकल कर आते हैं टीबी के, और उनमें से 27% केसेस केवल भारत से आते हैं। और इसमें जो बर्डन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, उसका प्रॉपर तरीके से पता नहीं लग पाता, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे पास में सोल्यूशन जो ज़्यादातर अवेलेबल है वो केवल पल्मोनरी टीबी का है, यानी जो लंग्स पर इंपैक्ट करता है केवल उसका है। तो दोस्तों यहां पर हमें समझने की ज़रूरत है। राइटर बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है इसका भी बर्डन बहुत ज़्यादा है, बट हम इसको कहीं ना कहीं आज के समय पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है टीबी में वो आपके लंग्स को इंपैक्ट करता है, सबको पता है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी आपके दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इस चक्कर में लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं कि उनको टीबी है, क्योंकि टीबी का मतलब लोग समझ रहे हैं फेफड़ों पर इंपैक्ट होना। तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को डायग्नोस करना, इसका डेटा हमारे पास में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए यहाँ पर जो ये मेडिकल इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों, ये हमारे लिए काम कर सकती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोस नहीं करते हो और वो टीबी अंदर अंदर बढ़ती रहती है, तो एक इंसान का उससे विजन लॉस हो सकता है ना, उसको देखना बंद हो सकता है, और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम ये वाले जो टीबी है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करें। और ठीक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर जो अवेयरनेस लोगों के पास में कम है वो हमें सही करना होगा। पहला चैलेंज यही है भैया, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। इवन जो फिजिशियंस है दोस्तों उनमें भी जानकारी नहीं है, या जानकारी है भी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है कि भाई यहाँ पर हमें तो केवल फेफड़ों की टीबी ठीक करने आती है, दूसरे ऑर्गन्स की नहीं आती, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे लिए। ये सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के साथ में हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करना और एक पेशेंट को सही तरीके का ट्रीटमेंट देना, अगर वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस से गुजर रहा है तो। यानी एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, बट लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? जानकारी नहीं है। ये जो टीबी है मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को बंद कर सकती है। इसको लेकर हमारे पास में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए डेटा प्रेजेंट हो, और उसके लिए जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास में कितने कितने केसेस आ रहे हैं, है ना, वो सारी जानकारी अपने पास में रख सकते हैं। और जानकारी रखने के बाद में उसको नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ में वो डेटा शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता तो चले कि भाई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का सिचुएशन या स्टेटस हमारे देश में है क्या। क्योंकि आज हम डेटा निकालते हैं तो केवल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का डेटा पता चलता है। तो डेटा पता होगा तभी तो उसके हिसाब से प्लानिंग हो पाएगी, तभी तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो पाएगी, ट्रीटमेंट लाया जाएगा, रिसर्च हो पाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज को ये डेटा शेयर करना होगा हमारे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ में, और इसको प्रायोरिटी पर रखना होगा, क्योंकि दूसरे के लिए तो इलाज अवेलेबल है लेकिन इसके लिए इलाज अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है आज के समय पर। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना हर एक ऑर्गन के लिए जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से डैमेज हुआ है। इसके लिए हमें हाई क्वालिटी डेटा की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे, नए इनोवेशंस करेंगे अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। क्योंकि एट द लास्ट ये बोलते हैं कि 5 जो टीबी के पेशेंट्स हैं उन 5 में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले केसेस से गुजर रहा है, लेकिन वो पता नहीं कर पाता कि हाँ उसको टीबी हुआ है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि वो लंग से इम्पैक्टेड है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है जो आज के समय पर छिपी हुई है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पर्टिकुलर स्पेशल आर्टिकल। फिर आते हैं आगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया स्क्रीन पर इस तरीके से पेन चल रहा है। एनीवे, चलिए फिलहाल के लिए आते हैं और अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। ये क्या हो रहा है यार, मैं पेन चला भी नहीं रहा फिर भी चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। देखो, मतलब ये मैं अपने पैड पर पेन चला भी नहीं रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं यार। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सी इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर पॉन्ड या वेल में छोड़ते हैं तो वो मॉस्किटोज को, मच्छर को कंट्रोल कर सकती है। तो वो चीज़ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूजिया फिश। ठीक है, गैम्बूजिया फिश के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, देख लो यार क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।